नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। क्या आप गजा को भूल गए हैं या गजा याद है आपको? ईरान की जंग चल रही है और जाहिर तौर पर ईरान ने जिस तरह से अमेरिका और इजराइल को चुनौती दी है, जिस तरह से झुकने पर मजबूर किया है, जिस तरह से शानदार पहले जंग लड़ी और अब डिप्लोमेसी के मैदान में लगातार अमेरिका और इजराइल को पछाड़ रहा है, तो जाहिर तौर पर यह खुशी होती ही है। अच्छा लगता है कि चलो अमेरिका और इजराइल को किसी ने चुनौती दी, किसी ने औकात दिखाई। लेकिन क्या गजा को भूला जा सकता है? अक्सर मैं प्रोग्राम्स में जाता हूं, बात होती है, कई जगह मौलाना लोग होते हैं और भी लोग होते हैं, उम्मत की बात होती है, बहुत सारी बातें होती हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि उम्मत अमीर के लिए तो काम आती है, लेकिन अक्सर गरीब के लिए काम नहीं आती है, चाहे मुसलमानों की उम्मत हो, चाहे हिंदुओं की उम्मत हो, चाहे ईसाइयों की उम्मत हो। और फ़लस्तीन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। फ़लस्तीन के अगल बगल आप देखिए, जॉर्डन है, सऊदी अरबिया है, एक से एक ऐसे अरब मुल्क हैं जिनके पास इतनी दौलत है, इतनी बेशुमार दौलत है जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ताकत है, सब कुछ है, लेकिन 70 सालों से फ़लस्तीन लगातार तड़प रहा है, लगातार दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक ज़िंदगी में 4-4, 5-5 बार हिजरत कर ली। कभी यहाँ से भगाए जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ से भगाए जाते हैं तो यहाँ आते हैं, और गज़ा में इस बार जो हुआ वो तो आप सब लोग जानते ही हैं। इसीलिए मैंने सवाल किया कि क्या आप गज़ा को भूल गए? हुआ यही कि गज़ा में जब सीज़ फायर हो गया, उसके बाद गज़ा की बातचीत कम हो गई और उसके बाद ईरान वाली जंग शुरू हो गई, तो जाहिर है कि हमारे जैसे लोगों ने भी ज़्यादा कंसंट्रेशन ईरान के ऊपर करना शुरू किया, क्योंकि वो जंग बेहद ज़रूरी थी और है। उस जंग का जो भी रिजल्ट होगा फाइनल, वो दुनिया के फ्यूचर को भी तय करेगा, फ़लस्तीन के फ्यूचर को भी तय करेगा। इसलिए उस जंग पर ज़्यादा ध्यान जाना बिल्कुल लाजिम था और वही हुआ। लेकिन इस बीच में क्या हुआ? क्या सीज़ फायर के बाद इजराइल ने गज़ा को उसके हाल पर छोड़ दिया? क्या जो तमाम सारे प्लान लेकर ट्रंप आया था, गज़ा में ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी हो पाया? क्या गज़ा के बच्चे चैन से सो पा रहे हैं? क्या गज़ा की औरतें खुद को महसूस कर पा रही हैं? क्या गज़ा के मर्द अपना कोई फ्यूचर देख पा रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं जो किसी भी ऐसे इंसान को जो हक परस्त है, जो किसी भी ऐसे इंसान को जो दुनिया के बारे में सोचता है, निश्चित तौर पर परेशान करते हैं। अगर केवल आंकड़ों की बात करें तो पिछले साल 10 अक्टूबर को जो सीज फायर हुआ था, उसके बाद से अब तक कम से कम 780 फ़लस्तीनियोों को मारा गया है। यानी कहा गया सीज फायर हो गया और उसके बाद भी लगातार हमले जारी हैं, और 780 फ़लस्तीनियों को इस बीच में मार दिया गया। 1,500 से ज़्यादा लोगों को घायल किया गया है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि 9 फ़लस्तीनियों के मारे जाने और 18 फ़लस्तीनियों के बुरी तरह से घायल होने की खबर आई। अगर टोटल नंबर देखें कि जब से ये जंग शुरू हुई थी 7 अक्टूबर से, तब से अगर देखें तो आंकड़े ये बताते हैं कि 72,553 72,553 फ़लस्तीनी इस पूरे प्रोसेस में मारे गए हैं, और जिनमें बड़ा नंबर औरतों का है, बच्चों का है, आम शहरियों का है, जिनका हमास से कोई सीधा लेना देना नहीं था। मरने वालों में आधे से ज़्यादा औरतें और बच्चियां हैं। 38,000 के आसपास औरतें और बच्चियां मारी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशन की जो प्रवक्ता हैं सोफिया कैल्टार्प, वो बताती हैं कि तकरीबन रोज 47 से ज़्यादा महिलाओं और बच्चियों का मर्डर किया है इजराइल ने, और दुनिया खामोश है। ये तो आंकड़े हैं जो नंबर्स में गिनकर आपको बता दिया गया। इसके अलावा अगर आप फ़लस्तीन को देखते हैं तो 2700 से ज़्यादा फैमिलीज का, कुनबों का नाम निशान ख़त्म कर दिया गया है। यानी पैदा हुए बच्चे से लेकर सबसे बूढ़े आदमी तक उस पूरी फैमिली को साफ कर दिया गया है। अब उस फैमिली का नाम लेवा कोई नहीं है, और ऐसी फैमिलीज का नंबर है 2700। कम से कम 40,000 फैमिलीज पर हमला किया गया है, और इसमें से 6,000 फैमिली ऐसी हैं जिसमें केवल कोई एक बचा है। कहीं एक बच्चा बचा है, कहीं एक बूढ़ा बचा है, कहीं एक औरत बची है, कहीं एक मर्द बचा है। यानी 2700 फैमिलीज तो पूरी तरह से ख़त्म हो गई हैं, और 6,000 से ज़्यादा फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें केवल एक इंसान बचा हुआ है। ये गज़ा के अंदर हुआ है।
अगर फ्रांचेस्का एल्बनीज, जो लगातार फ़लस्तीन की आवाज़ उठा रही हैं, यूएन के स्पेशल रिपोर्टर हैं और जिनके खिलाफ अमेरिका ने दुनिया भर के सैंक्शन लगा दिए हैं, वो कहती हैं ये जंग नहीं है, ये जेनोसाइड है, जिसमें जानबूझकर पूरी की पूरी फैमिलीज को ख़त्म किया गया है, जिसमें जानबूझकर घरों को तोड़ा गया है। अगर आप देखेंगे तो 3,72,000 के आसपास घरों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया है, बिल्कुल ज़मीन पर गिरा दिया गया है। आधे से ज्यादा अस्पताल पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं, जहां पर अब कोई कामकाज नहीं हो रहा, किसी का इलाज नहीं हो रहा। और आधे से ज्यादा स्कूलों को खत्म कर दिया गया है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को खत्म कर दिया गया है। शायद ही गजा के अंदर कोई भी ऐसी मस्जिद बची है जो पूरी तरह से साबुत हो, जिसको कोई नुकसान न पहुंचा हो। सड़कें खत्म कर दी गई हैं, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया गया है। जहां खेतियां होती थी उन खेतों को तबाह कर दिया गया है। जैतून के जाने कितने पेड़ खत्म कर दिए गए हैं। यानी गजा का पूरा सिस्टम खत्म कर दिया गया है। प्लानिंग तो यही थी कि सबको मार के ज़मीन को खाली करा लिया जाए और उसके बाद अपने लोगों को बसाया जाए, लेकिन दुनिया भर में गजा के साथ जो लोग खड़े हुए और लगातार गजा पर शोर मचा, उसके चलते इस हद तक जा पाना मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन जिस हद तक इजराइल गया है वो अपने आप में दुनिया के इतिहास में एक काला चैप्टर है, एक ऐसा स्याह चैप्टर है जिसको दुनिया जब भी पढ़ेगी तो ये भी पढ़ेगी कि जब ये जेनोसाइड चल रहा था तो दुनिया के ज़्यादातर हुक्मरान खामोश बैठे थे। अरब मुल्कों के हुक्मरान बीच बीच में बयानात भले दे दें, लेकिन कुल मिला जुला कर खामोश बैठे थे। उनके सीने में कोई लहर नहीं उठी दर्द की, उनकी आंखों में एक बार भी शर्म नहीं उतरी कि उनके बगल में उनके अपने लोग मारे जा रहे थे, ख़त्म किए जा रहे थे। दुनिया के हर तरीके का जुल्म हो रहा था वहाँ पर, और ये लोग खामोश बैठे थे। हालात ऐसे हैं कि जेल के अंदर फ़लस्तीनी मर्दों के साथ जिना हुआ। मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा बोलने में ज़बान कटती है। असाल्ट हुआ उनके साथ, और जिनके ऊपर आरोप था, जिन आईडीएफ के लोगों के ऊपर आरोप था कि इन लोगों ने इस गलीज़ हरकत को अंजाम दिया है, उनको हीरो की तरह इजराइल ने पेश किया। उनको पूरी तरह से बचा लिया गया, उनके खिलाफ कोई केस नहीं चला और वो फिर से अपनी अपनी पोस्ट पर बहाल कर दिए गए। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल की कनेसेट एक कानून बनाती है और उस कानून के तहत जो फ़लस्तीनी जेलों में बंद हैं इजराइल के, उनको बिना केस चलाए फांसी दी जा सकती है। फ़लस्तीन के दूसरे हिस्से को अगर देखें, वेस्ट बैंक को देखें, तो वहाँ के हालात भी लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। स्मारिच कहता है कि अमेरिका का हमको पूरा सपोर्ट है और हम वहाँ के लोगों को लगातार मार कर वहाँ की ज़मीनों पर कब्जा करके बाहर से लोगों को लाकर बसा रहे हैं। और ये गुंडागर्दी खुलेआम चल रही है, कोई इसके खिलाफ बोलने वाला नहीं है। बातें होती रहती हैं, कभी अमेरिका की संसद में, कभी ब्रिटेन की संसद में, कभी कहीं, लेकिन इजराइल के खिलाफ जब कार्रवाई करने की बात आती है तो सब रह जाते हैं। यूरोपीय यूनियन के अंदर स्पेन और दूसरे कई मुल्क ये प्रपोजल लेके गए थे कि इजराइल के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसको कैंसिल किया जाए, लेकिन इटली की मेलोनी और जर्मनी के मर्ज इजराइल के साथ खड़े हो गए और वो ट्रेड डील कैंसिल नहीं हो सकी। मुझे कई बार हंसी आती है कि ईरान के चाहने वाले या ईरान के सपोर्टर जो हिंदुस्तानी पाकिस्तानी हैंडल्स हैं, वो मेलोनी को बहुत हीरोइन बनाकर पेश करते हैं कि देखो मेलोनी कैसे फ़लस्तीनी और ईरानियन लोगों के साथ खड़ी है, भूल जाइए। मेलोनी पूरी तरह से ट्रंप और अमेरिका के साथ खड़ी है। जो एक आध बयानात आते हैं वो यूं ही आते हैं लोकल पॉलिटिक्स के चलते, या फिर बयान तब आया था जब पोप की शान में गुस्ताखी की थी ट्रंप ने। अब पोप बगल में है बिल्कुल इटली के, वेटिकन सिटी तो एक तरह से इटली के अंदर ही है। तो पोप के खिलाफ जब उन्होंने बोला तो जनता को खुश करने के लिए मेलोनी का बयान ज़रूर आया, लेकिन गज़ा या ईरान को छोड़ देते हैं, ईरान पे बात करने वाले बहुत हैं, लेकिन गज़ा या फ़लस्तीन पर कभी कोई स्टैंड न मेलोनी ले सकती है, न मर्ज ले सकता है, न डेमोक्रेट्स ले सकते हैं, न रिपब्लिक ले सकते हैं, और ना ही इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी ले सकते हैं। अभी हुआ ये कि ब्रिक्स की मीटिंग थी, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स और स्पेशल जो दूत आते हैं
उनकी एक मीटिंग थी और उस मीटिंग में बताया ये जा रहा है, हिंदू अखबार इस खबर को छाप रहा है कि हिंदुस्तान ने गज़ा के अंदर जो इज़राइल का जेनोसाइड है, जो इज़राइल की हरकत है, उसको हल्का करके दिखाने की कोशिश की। जो यूनाइटेड नेशन का टू नेशन सॉल्यूशन है, जिसमें फ़लस्तीन की राजधानी, फ़लस्तीन का कैपिटल कहा गया कि ईस्ट जेरूसलम होगा, उस मामले को दबाने की कोशिश की और कुल मिला जुला कर इज़राइल के साथ खड़े होने की कोशिश की। तो सोचिए, जो हिंदुस्तान 1947 के बाद से ही फ़लस्तीन के साथ रहा, वहाँ का निज़ाम भी इज़राइल के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। यूरोप और अमेरिका को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो हमेशा इज़राइल के साथ रहे हैं। उनकी ही शह पर इज़राइल इस गुंडागर्दी को, इस जेनोसाइड को अंजाम दे सका है। वेस्ट बैंक से एक खबर आई है, जो नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल है, उसने एक रिपोर्ट दी है जो बताती है कि इजरायली सैनिक और वहाँ जो सेटलर्स हैं, सेटलर बड़ा अच्छा वर्ड कहा जाता है, ये सेटलर नहीं है, ये कब्ज़ा करने वाले हैं, जो वहाँ की ज़मीनों को, वहाँ के घरों को कब्ज़ा कर रहे हैं, वो फ़लस्तीनी औरतों के साथ छेड़छाड़, बदतमीज़ी और जिना का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि औरतें बेइज्जत हों, घर से बाहर ना निकलें और आखिर में उनको घरों और उनकी ज़मीनों से बेदखल कर दिया जाए। यही वजह है कि लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही, औरतें नौकरी नहीं कर पा रही। बाकायदा स्कूलों के पास तारों के बाड़ लगा दिए गए हैं और बच्चे तारों के बाड़ के उस तरफ से ये डिमांड कर रहे हैं कि ये तारों की बाड़ हटाई जाए ताकि हम जाकर अपना स्कूल अटेंड कर सकें। लेकिन फ़लस्तीन के लोगों के ज़िंदगी को इज़राइल इतना मुश्किल बना देना चाहता है कि वो फ़लस्तीन छोड़कर चले जाएं, ज़मीनें खाली कर दें, जहां ये अपने लोगों को बसा सके। ये ज़िद है फ़लस्तीनियों की कि इतने मुश्किल हालात में भी ना वो अपना घर छोड़ने को तैयार है, ना अपना शहर छोड़ने को तैयार है, ना अपना वतन छोड़ने को तैयार है। दुनिया के हक पसंद लोगों का तो ये फ़र्ज बनता था कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हों, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाले तमाम सारे मुल्क, मैं इस्लामिक मुल्कों की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं फ़लस्तीन को इस्लाम का मसला नहीं मानता, मैं फ़लस्तीन को इंसानियत का मसला मानता हूँ। इसीलिए होना तो ये चाहिए था कि तमाम बड़े मुल्क फ़लस्तीन के साथ खड़े होते और इज़राइल की गुंडागर्दी को रोकते, लेकिन हुआ ये है कि अवाम भले शोर मचा रही हो, अवाम भले सड़कों पर आ रही हो, हुक्मरान गज़ा को लेकर तकरीबन पूरी तरह से खामोश हैं। और अगर ईरान में अमेरिका और इज़राइल की चाल कामयाब हो गई होती, ईरान पर इनका कब्ज़ा हो गया होता, तो ये समझिए कि फ़लस्तीन का ख्वाब हमेशा के लिए ख़त्म हो गया होता। लेकिन ईरान, जो इस समय निश्चित रूप से फतहयाब हुआ है, इस जंग में जीता है, वो लगातार फ़लस्तीन की बात कर रहा है और इसीलिए थोड़ी सी उम्मीद बनी हुई है कि इस समझौते के बाद ईरान फ़लस्तीन पर ख़ास ध्यान देगा और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो प्लान बनाया है, उस प्लान के हिसाब से भी और उस प्लान के अलग से भी फ़लस्तीन को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। अब उस प्लान का जहाँ तक सवाल है, तो आप समझिए कि 10 साल लगेंगे, अगर कोई और हमला ना हो तो गज़ा को दोबारा बनाने में 10 साल लगेंगे और 71.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत होगी। अब ये पैसे जो आने थे वो ज़्यादातर अरब मुल्कों से आने थे, लेकिन ये जो जंग हुई है उसमें अरब मुल्कों के भी हाल ख़राब हुए हैं, उनकी इकानमी भी तबाह हुई है। सऊदी अरबिया की इकानमी के बारे में लगातार कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे हालात नहीं हैं। इसमें एक डर है कि क्या ये जंग ख़त्म होने के बाद अरब मुल्क उस हद तक पैसे दे पाएंगे जिस हद तक उन्होंने वादे किए थे। अगर नहीं दे पाएंगे तो ये समझिए कि गज़ा में रीडेवलपमेंट का काम और ज़्यादा देर होगा। और इज़राइल के बारे में आप जानते हैं, वो अभी भी कह रहा है कि गज़ा पर हम नए हमले करेंगे। वो कभी नहीं चाहेगा कि गज़ा के अंदर रीडेवलपमेंट हो और ट्रंप इज़राइल के कहे से बहुत आगे जाएगा नहीं। इसलिए हालात बहुत ख़राब हैं, उम्मीदें बहुत कम हैं और इसीलिए ज़रूरी है कि सारी बातें करते हुए गज़ा पर भी लगातार बात की जाए। मैं कोशिश करूँगा वक्त वक्त पर गज़ा के बारे में आपको बताने की, आपको अपडेट करने की, और आपसे भी मेरी अपील है कि जहाँ भी हैं, जिस सोशल मीडिया पर आप हैं, जिस ग्रुप में आप बैठे हैं, गज़ा की बात करते रहें। बहुत ज़रूरी है, गज़ा के लोगों ने जितना बर्दाश्त किया है, बहुत ज़रूरी है कि कम से कम उनकी बात लगातार की जाए ताकि वो मुद्दा दुनिया की नज़रों में ख़त्म ना हो। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।